नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज तारीख है 28 सितंबर 2025 और हम आज के कुछ बेहद ज़रूरी अहम समसामयिक घटनाक्रमों पर गहराई से बात करेंगे। जी। ये जानकारी खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए है और ये इस तारीख के घटनाक्रमों का भाग 1 है। बिल्कुल। हमारा इरादा, जैसा आप जानते हैं, हमेशा यही रहता है कि जो भी स्रोत हैं उनमें से सबसे काम की जानकारी निकालकर आप तक पहुंचाएं। आज का दायरा भी काफी फैला हुआ है। रक्षा है, भूविज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, काफी कुछ है। हाँ, और एक बात और, हो सकता है इनमें से कुछ मुद्दों पर हमने पहले भी बात की हो, तो ये एक तरह से रिवीजन भी हो सकता है आपके लिए। सही है, एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं इन स्रोतों में क्या खास है आज। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी कि सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि उनके पीछे का जो महत्व है और परीक्षा के लिहाज से क्या प्रासंगिक है उस पर बात करें। तो पहली खबर लेते हैं रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से। भारत केन्या रिश्तों से जुड़ी हुई। अच्छा। भारतीय नौसेना का जो फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन है, मतलब 1TS, जी। जिसमें INS तिर, सुजाता, शार्दुल और कोस्ट गार्ड का जहाज सारथी भी है, इन्होंने हाल ही में केन्या के मुम्बासा में एक पोर्ट कॉल किया। ओके, मुम्बासा में। हाँ, ये असल में उनकी एक लंबी दूरी की ट्रेनिंग का हिस्सा था दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में। अच्छा, लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग मिशन। जी। इससे पहले ये स्क्वाड्रन सेशल्स, मॉरिशस, ला यूनियन, मोजाम्बिक, इन जगहों पर भी गया था। और मुम्बासा में भी काफी गतिविधियां हुई, जॉइंट ट्रेनिंग, समुद्री साझेदारी अभ्यास यानी MPX, और भी कई प्रोफेशनल और कल्चरल आदान प्रदान हुए। हाँ, और ये जो पूरी पहल है ना, ये भारत का जो महासागर विजन है, मतलब म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स, उससे बिल्कुल जुड़ी हुई है। महासागर, हाँ जी, ये सिर्फ एक रूटीन विजिट नहीं है। ये दिखाता है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी भूमिका को कितना सीरियसली ले रहा है। वो जो सागर इनिशिएटिव है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर, हाँ सुना है। उसको जमीन पर उतारने का ये एक ठोस उदाहरण है। मतलब समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता साफ दिखती है। और केन्या की बात हो रही है तो उसकी भौगोलिक स्थिति भी जरा समझ लेते हैं। पूर्वी अफ्रीका में है, हिंद महासागर तट है। जी, और पड़ोसियों में सोमालिया, इथियोपिया, साउथ सुडान, युगांडा, तंजानिया, ये सब हैं। लेकिन इसकी रणनीतिक अहमियत क्या है, मतलब क्यों खास है ये? देखिए, कई वजह हैं। एक तो इसकी लोकेशन ही बहुत महत्वपूर्ण है, हिंद महासागर तट पर। दूसरा, ये पूर्वी अफ्रीका का एक बड़ा ट्रेड हब है। अच्छा, ट्रेड के लिहाज से। बिल्कुल। और तीसरा, दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में होने की वजह से समुद्री सुरक्षा के लिहाज से इसकी भूमिका बढ़ जाती है। और ये भी याद रखना चाहिए कि नैरोबी में UN की 2 बड़ी एजेंसियों के हेडक्वार्टर हैं, UNEP यानी पर्यावरण कार्यक्रम, हाँ, UNEP, और UN हैबिटेट यानी मानव अधिवासन कार्यक्रम। भौगोलिक रूप से भी ये काफी विविध है। भूमध्य रेखा बीच से गुजरती है, विक्टोरिया झील का हिस्सा इसके पास है, माउंट केनिया है जो अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। काफी कुछ है मतलब। जी। चलिए, अब रक्षा और विदेश नीति से हटकर जरा पृथ्वी के अंदर झांकते हैं। ग्रीस से एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है। सेंटोरिनी द्वीप के आसपास हाल में 1200 से ज्यादा भूकंप आए। अरे बाप रे, 1200 से ज्यादा? हाँ, और इन भूकंपों के अध्ययन से एक, आप कह सकते हैं, चौंकाने वाली बात सामने आई है। वो क्या? पता चला है कि सेंटोरिनी ज्वालामुखी और उसी के पास पानी के नीचे डूबा हुआ एक और ज्वालामुखी है, कोलंबो, ये दोनों एक ही भूमिगत मैग्मा भंडार, मतलब एक कॉमन मैग्मा चेंबर शेयर करते हैं। अच्छा, एक ही स्रोत से जुड़े हैं दोनों। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है ना? सेंटोरिनी के बारे में तो हम जानते हैं, दक्षिणी एजियन सागर में है। वो मिनोअन विस्फोट के लिए फेमस है, जो करीब 1600 ईसा पूर्व हुआ था। हाँ, बहुत बड़ा विस्फोट था वो। कहते हैं उसने मिनोअन सभ्यता को खत्म करने में भूमिका निभाई और शायद एक वॉल्केनिक विंटर भी शुरू किया था। और ये कोलंबो, ये सेंटोरिनी के पास ही समुद्र के नीचे है। इसका आखिरी बड़ा विस्फोट 1650 में हुआ था। देखिए, इस खोज का महत्व बहुत ज्यादा है। ये पहली बार है कि साइंटिस्ट को इन दोनों ज्वालामुखियों के बीच डायरेक्ट मैग्मा कनेक्शन का पक्का सबूत मिला है। हाँ, ये पहली बार है। ये ज्वालामुखियों को समझने का हमारा तरीका बदल सकता है। अब हमें इन्हें अलग अलग नहीं बल्कि एक जुड़े हुए नेटवर्क की तरह देखना होगा। इससे भविष्य में विस्फोट की भविष्यवाणी करना, रिस्क असेसमेंट करना, ये सब और जटिल हो जाएगा। सही कह रहे हैं। ये दोनों ही हेलेनिक वॉल्केनिक आर्क का हिस्सा हैं, जो यूरोप के सबसे एक्टिव क्षेत्रों में से एक है।
हाल का जो डेटा है 2024-25 का सीज्मिक और जीपीएस डेटा उसने दिखाया कि सेंटोरिनी में मैग्मा जमा होने से सूजन आ रही थी। अच्छा। लेकिन फिर जनवरी 2025 में भूकंपों का फोकस सेंटोरिनी से कोलंबो की तरफ शिफ्ट हुआ और उसी समय दोनों ज्वालामुखी एक साथ सिकुड़े। ये साफ इशारा है कि उनका मैग्मा सोर्स एक ही है। अरे वाह। हाँ, ये हवाई, आइसलैंड जैसी जगहों पर देखे गए इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स की पुष्टि करता है और ये भी बताता है कि हमें और बेहतर रियल टाइम मॉनिटरिंग की जरूरत है। बिल्कुल। पृथ्वी की गहराइयों से अब चलते हैं ब्रह्मांड की गहराइयों में। हाँ, यूरोपीय स्पेस एजेंसी का जो गाया टेलीस्कोप है, गाया, उसने एक नया 3D मैप बनाया है और खगोलविद इसे लेकर काफी उत्साहित लग रहे हैं। क्या खास है इस मैप में? ये मैप हमारे सूरज से करीब 4000 प्रकाश वर्ष के दायरे में सभी दिशाओं में फैली हुई जो तारकीय नर्सरीज हैं, अच्छा, मतलब जहां नए तारे बनते हैं, स्टार फॉर्मिंग रीजन्स। हाँ, उनको दिखाता है। कहा जा रहा है कि ये चमकती हुई हाइड्रोजन गैस के बादलों का अब तक का सबसे डिटेल्ड चार्ट है। अच्छा, इसमें गाया के जो डस्ट मैप्स हैं, उनको करीब 87 विशाल ओ टाइप तारों के रेडिएशन इफेक्ट के साथ मिलाकर एक सिमुलेशन बनाया गया है। गाया मिशन तो वैसे भी कमाल का है। 2013 में ईएसए ने लॉन्च किया था। इसका मेन काम है एस्ट्रोमेट्री, यानी तारों की एकदम सटीक पोजीशन, दूरी और मूवमेंट को मापना, जी। ताकि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का सबसे एक्यूरेट 3D मैप बन सके। ये पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर L2 पॉइंट पर है, लैग्रेंज पॉइंट 2। L2 पॉइंट, हाँ। वहां से इसे बिना किसी रुकावट के यूनिवर्स को देखने का मौका मिलता है। इसमें ट्विन टेलीस्कोप हैं और करीब 1 अरब पिक्सल वाला कैमरा है, जो स्पेस में भेजा गया अब तक का सबसे बड़ा कैमरा है। 1 अरब पिक्सल? हाँ, ये लगभग 2 अरब तारों का जो डिटेल्ड डेटा भेज रहा है, उससे तारों का जीवन चक्र कैसे चलता है, गैलेक्सी कैसे बनती है, इन सब को समझने में क्रांति आ रही है। कमाल है। चलिए, अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से वापस जमीन पे आते हैं, भारत की बात करते हैं। लद्दाख में जो हानले डार्क स्काई रिजर्व है, HSDR। हाँ, हानली, वहाँ हाल ही में 3री सालाना स्टार पार्टी हुई। स्टार पार्टी, अच्छा। हाँ, ये भारत का पहला ऑफिशियल इंटरनेशनल डार्क स्काई रिजर्व है। दिसंबर 2022 में लद्दाख सरकार ने इसे नोटिफाई किया था। जी। ये हानले में जो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी IAO है, उसके आसपास का इलाका है और IAO को IIA बैंगलोर मैनेज करता है, जो DST के अंडर आता है। देखिए, ये सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमी की जगह नहीं है, ये एक साइंस पर आधारित सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। अच्छा, सोशियो इकोनॉमिक भी? कैसे? इसके 2 मेन पिलर हैं। पहला, उस एरिया में लाइट पोल्यूशन कम से कम करना, ताकि रात का आसमान एकदम साफ दिखे, एस्ट्रोनॉमी के लिए बेस्ट हो। हाँ, वो तो जरूरी है। और दूसरा, लोकल लोगों की आमदनी के लिए एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देना, मतलब लोग तारे देखने आए, उससे वहां रोजगार पैदा हो। ये बहुत अच्छा है। ये चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है, 4500 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ का आसमान बॉटल 1 कैटेगरी का है, मतलब सबसे डार्क, तारों के लिए परफेक्ट। बॉटल 1? जी, जो इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन IDSA की परिभाषा है, उसके हिसाब से ऐसे रिजर्व में एक कोर एरिया होता है, एक बफर जोन होता है और लाइट मैनेजमेंट का एक सख्त प्लान LMP लागू करना पड़ता है। हानले अपनी ऊंचाई, सूखे मौसम, कम आबादी और साफ आसमान की वजह से दुनिया की बेस्ट एस्ट्रोनॉमी साइट्स में से एक मानी जाती है। वाकई खास जगह। अब पर्यावरण और बायोडाइवर्सिटी की कुछ और अनोखी खबरें देखते हैं। टेक्सास से एक अजीब से पक्षी की खबर है, ग्रू जे। ग्रू जे, ये कैसा नाम हुआ? ब्लू जे और ग्रीन जे जैसा लग रहा है। बिल्कुल, ये असल में ब्लू जे और ग्रीन जे इन 2 अलग प्रजातियों के बीच का पहला ज्ञात प्राकृतिक संकर, यानी नेचुरल हाइब्रिड है। अरे वाह, हाइब्रिड? हाँ, 2023 में टेक्सास में इसे पहली बार देखा गया है। इसमें दोनों के रंग हैं, फिरोजी नीलापन भी है और काले चेहरे के निशान भी। आवाज भी मिली जुली सी है। ये खोज तो बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर इसलिए क्योंकि इसे क्लाइमेट चेंज से जोड़कर दिखा जा रहा है। क्लाइमेट चेंज से कैसे? माना जा रहा है कि तापमान बढ़ने से शायद इन दोनों प्रजातियों के रहने की जगहें, हैबिटेट ओवरलैप कर गईं, जिससे ये हाइब्रिडाइजेशन मुमकिन हुआ। ये सिर्फ एक अनोखी बात नहीं, ये शायद पर्यावरण में हो रहे बदलावों का एक इंडिकेटर है। अच्छा, मतलब ये एक तरह का अलार्म है। हाँ, जैसे हमने पहले पिजली बेयर के बारे में सुना था, पोनर बेयर और ग्रिजली का हाइब्रिड, या जोंकी, ज़ेब्रा और गधे का। ये दिखाता है कि जब प्रजातियों पर दबाव पड़ता है तो वो कैसे इंटरैक्ट कर सकती हैं। दिलचस्प बात यह है कि ब्लू जे और ग्रीन जे करीब 70 लाख साल पहले अलग हुए थे। 70 लाख साल? कमाल है।
अच्छा, भारत में भी संरक्षण से जुड़ी एक अच्छी खबर है। देश का जो पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है तमिलनाडु की पाक खाड़ी में, हाँ, डुगोंग रिजर्व। इसे हाल ही में IUCN से औपचारिक मान्यता मिल गई है। बहुत बढ़िया। ये कब बना था? इसे सितंबर 2022 में तमिलनाडु सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनाया था। ये पाक खाड़ी के उत्तरी हिस्से में करीब 448 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। और सबसे खास बात यह है कि इस इलाके में 12,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा समुद्री घास के मैदान हैं, सी ग्रास बेड्स, जो डुगोंग का मुख्य भोजन है। हाँ, डुगोंग, जिन्हें समुद्री गाय या सी काऊ भी कहते हैं, वो भारत के समुद्री इकोसिस्टम में पाए जाने वाले अकेले हर्बीवोरस मैमल हैं, मतलब शाकाहारी स्तनधारी। जी, एकमात्र। ये ज्यादातर अंडमान निकोबार, मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी और कच्छ की खाड़ी के गर्म उथले पानी में मिलते हैं, जहाँ सी ग्रास हो। इनकी आबादी एमनी कम है क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन रेट बहुत स्लो है। हाँ, सुना है काफी स्लो है। जी, मैच्योर होने में ही 9-10 साल लग जाते हैं और 2 बच्चों के बीच 3 से 5 साल का गैप होता है। इसीलिए IUCN ने इन्हें वल्नरेबल यानी असुरक्षित कैटेगरी में रखा है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में भी हैं ये। तो इस रिजर्व को मान्यता मिलना इनके कंजर्वेशन के लिए बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल सही। और चलते चलते एक छोटी खबर केरला से। वहाँ का जो RLM वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, वहाँ हाल के सर्वे में छिपकलियों की 16 प्रजातियां मिली। अच्छा, 16 प्रजातियां? हाँ, ये सैंक्चुरी केरला के एकदम नॉर्थ में है, वेस्टर्न घाट पर। 1984 में बनी थी। बस ये पश्चिमी घाट की रिच बायोडाइवर्सिटी का एक और सबूत है। हाँ, पश्चिमी घाट तो खैर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ही। चलिए, अब कुछ इकोनॉमी और गवर्नेंस से जुड़ी खबरों पर आते हैं। भारतीय कॉफी बोर्ड ने हाल ही में कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम किए हैं। कॉफी बोर्ड ने? किस लिए? ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉफी उगाने वाले किसान बोर्ड के मोबाइल ऐप पर रजिस्टर करें। ऐप पर रजिस्ट्रेशन, उसका क्या फायदा? फायदा यह है कि यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में एक नया डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन लागू किया है, EU डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन। अच्छा, वनों की कटाई से जुड़ा नियम। जी, इसके तहत EU में जो कॉफी इंपोर्ट होगी वो ऐसी जमीन से नहीं आनी चाहिए जहां हाल में जंगल काटे गए हों। तो ऐप पर रजिस्ट्रेशन से किसानों को इस नियम का पालन करने में मदद मिलेगी। वो अपनी उपज की ट्रेसेबिलिटी दिखा पाएंगे। समझ गया। मतलब ये एक तरह से मार्केट एक्सेस बनाए रखने के लिए जरूरी है। वैसे कॉफी बोर्ड के बारे में भी कुछ बता दीजिए। हाँ, कॉफी बोर्ड एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसे कानून के तहत बनाया गया है, कॉफी एक्ट 1942। अच्छा, कानून के तहत। जी, ये कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। हेडक्वार्टर्स बैंगलोर में है। इसका मुख्य काम है भारत में कॉफी इंडस्ट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट देखना, रिसर्च, एक्सटेंशन सर्विसेज, मार्केट इंटेलिजेंस, प्रमोशन, किसानों का वेलफेयर, सब कुछ। और भारत में कॉफी उगाने के लिए कैसी कंडीशन चाहिए होती हैं? कॉफी ट्रॉपिकल पौधा है, आमतौर पर पहाड़ी ढलानों पर उगाते हैं, 600 से 1600 मीटर की ऊंचाई पर, अक्सर छायादार पेड़ों के नीचे। छाया में? हाँ, मेन किस्में हैं अरेबिका और रोबस्टा। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन तो कर्नाटक में होता है, 70% से भी ज्यादा। फिर केरल, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा। इसके लिए गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, 15 डिग्री सी से 28 डिग्री सी। बारिश अच्छी खासी 180 से 250 सेंटीमीटर। और मिट्टी ऐसी हो जिसमें पानी रुके नहीं, ह्यूमस रिच लोमी सॉइल हो। और फल पकने के टाइम सूखा मौसम चाहिए होता है। ठीक है। अगली खबर फाइनेंशियल सेक्टर से है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी DOT और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया यानी FIUND के बीच एक MOU साइन हुआ है। अच्छा, DOT और FIUND के बीच किस लिए? डेटा शेयरिंग और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए। FIUND जो 2004 में बनी थी, वो भारत की सेंट्रल एजेंसी है जो सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जानकारी इकट्ठा करती है, एनालाइज करती है और दूसरी एजेंसी से शेयर करती है। हाँ, FIU का रोल तो काफी अहम है। जी। ये सीधे फाइनेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता वाली इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल EIC को रिपोर्ट करती है। तो DOT के साथ इस MOU से क्या होगा कि फाइनेंशियल फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में जानकारी का लेन देन तेज और ज्यादा इफेक्टिव हो सकेगा। अच्छा, मतलब वित्तीय अपराधों पर लगाम कसने में मदद मिलेगी। बिल्कुल। और आखिर में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक का जिक्र है। भारत सिका विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। सिक्का, ये क्या है? सिका मतलब सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम, मध्य अमेरिकी एकीकरण प्रणाली।
इस मीटिंग में भारत के विदेश मंत्री ने सिका सदस्य देशों के साथ भारत के गहरे होते जुड़ाव पर जोर दिया। हाँ, सिका जो है वो सेंट्रल अमेरिकन देशों का एक रीजनल संगठन है, जैसे कोस्टारिका, अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरस, निकरागुआ, पनामा, बिलीज और डोमिनिकन रिपब्लिक। अच्छा, ये सारे देश? जी, ये 1993 से काम कर रहा है। इसका मेन मकसद है इन देशों के बीच शांति, लोकतंत्र, विकास और इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना, फ्री ट्रेड एरिया बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ना, ग्लोबल मुद्दों पर कॉमन स्टैंड लेना, ये सब। तो भारत का इनसे जुड़ाव क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, भारत का इन देशों के साथ जुड़ाव बढ़ाना एक तरह से साउथ साउथ कॉपरेशन को मजबूत करना है और अपनी फॉरेन पॉलिसी के दायरे को भी विस्तार देना है। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन रीजन भारत के लिए उभरते हुए पार्टनर हैं। सही। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें, नेवल डिप्लोमेसी से लेकर ज्वालामुखी के रहस्यों तक, ब्रह्मांड के नक्शों से लेकर अनोखे जीवों और कंजर्वेशन तक, और साथ ही इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशंस के अपडेट्स भी। जी हाँ, ये सारे टॉपिक्स यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। और अगर आज की पूरी चर्चा से एक टेकअवे लेना हो तो वो है इन सब चीजों का आपसी जुड़ाव, इंटरकनेक्टेडनेस। हाँ, ये बात तो है। हमने देखा कैसे ज्वालामुखी एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं, कैसे क्लाइमेट चेंज नए हाइब्रिड बना सकता है, कैसे इंटरनेशनल कोऑपरेशन समुद्री सुरक्षा या एस्ट्रोनॉमी को आगे बढ़ाता है। भविष्य की चुनौतियों और अवसरों को समझने के लिए इस इंटरकनेक्टेडनेस को समझना बहुत जरूरी है, इस पर सोचना चाहिए। बहुत सही कहा आपने। तो हमारी सलाह यही है कि इन सभी विषयों पर थोड़ा और सोचें, इनके अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करें। अगर आपको ये गहरी चर्चा पसंद आई तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी बिल्कुल। हम जल्द ही फिर मिलेंगे कुछ नए स्रोतों और गहरी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।